नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। ये घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? तो सेम क्वेश्चन ही है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां। इसकी व्याख्या अभी हम लोग देख चुके हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के दाऊदौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा था तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इससे कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इसी युद्ध में वस्तुतः भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। ये सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखे हैं इसका व्याख्या। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध में। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। प्लासी का वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीर कासिम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। 11 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी
भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वही बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई। इसका व्याख्या अभी हम लोग देख चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सेम ही क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। 15 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने। इसकी व्याख्या अभी हम लोग देखे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। 19 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इसका डेट बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को। 20 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खां। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उनके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथों में था। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खासी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए।
22 नंबर क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। कथन 2 है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और दो दोनों कथन इसका सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान अर्थ मंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरणतः आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, अतः कथन 2 भी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही कालानुक्रम देखना है इसमें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहले अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवास, उसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 ईस्वी में लड़ा गया था। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बूसी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। अगला है प्लासी का युद्ध, जो जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। यह अंग्रेजों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। अगला है वांडीवास युद्ध, जो जनवरी 1760 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने की, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। अगला है बक्सर का युद्ध, जो अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य यह लड़ा गया था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प बी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काउंट लाली। 25 नंबर क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध 1760 में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। हमारा अगला टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।